तो चलिए बच्चे, हमने यहाँ पर सीख लिया बैंक की जो है ऋण संबंधी गतिविधियां। अब हमें समझना है साख की दो विभिन्न स्थितियां। क्या बच्चे? साख की दो विभिन्न स्थितियां। जरा हम यहां पर समझना शुरू करें। साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख की दो विभिन्न स्थितियां। सबसे पहले एक बात याद रखेंगे बच्चे कि रोजमर्रा की गतिविधि में, अगर मैं रोज के जीवन की बात करूं तो रोजमर्रा की जीवन में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें लेन देन में आपको ऋण की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा कि रोजमर्रा की गतिविधि में बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं बच्चे जिसके लिए हमें क्या चाहिए? ऋण चाहिए या कर्ज चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है कि रोजमर्रा की गतिविधि में, रोजमर्रा की गतिविधि में कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें ऋण की आवश्यकता होती है, जिसमें ऋण की, कर्ज की क्या होती है बच्चे? हमें आवश्यकता होती है। इस बात को सभी बच्चे आप याद रखेंगे कि रोजमर्रा की गतिविधि में बहुत से या कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है बच्चे? ऋण की जरूरत होती है, कर्ज की जरूरत होती है। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि ऋण क्या है? ऋण एक सहमति है। याद रखेंगे बच्चे, ऋण क्या है? एक सहमति है जिस पर साहूकार कर्जदार को क्या देता है बच्चे? धन देता है। याद रखिएगा कि ऋण क्या है? एक सहमति है जहां साहूकार या महाजन, साहूकार कर्जदार को धन देता है। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि ऋण क्या है? तो ऋण एक सहमति है जहां साहूकार कर्जदार को क्या देता है बच्चे? धन देता है। लेकिन याद रखेंगे कि भविष्य में कर्जदार भुगतान का क्या करता है? वादा करता है। हमें इसको भी याद रखना है बच्चे कि भविष्य में कर्जदार भुगतान का वादा करता है। याद रखेंगे बच्चे। तो हमने ये देखा कि कर्जदार, रोजमर्रा की गतिविधि में बहुत से ऐसे लेन देन है बच्चे जिसमें ऋण की आवश्यकता होती है। और ऋण क्या है? ऋण एक सहमति है जहां, जिस सहमति पर साहूकार कर्जदार को क्या देता है? धन देता है। और भविष्य में कर्जदार उस भुगतान का क्या करता है? वादा करता है। इसका मतलब है कि ऋण ने कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। याद रखेंगे कि ऋण की क्या है? एक सकारात्मक भूमिका है ताकि आपको आपका काम चल जाए। तो याद रखेंगे कि ऋण क्या करता है बच्चे? एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो हमने देखा कि ऋण क्या करता है? एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। पूरी बात समझ में आ गई? अब चलिए बच्चे जरा ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बात करते हैं। एक बात सभी बच्चे आपको याद रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमें जो ऋण की जरूरत है वो किसके लिए होती है? जनरली किसानों को फसल के लिए होती है। तो जरा बच्चे इस बात को समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता ज्यादातर किस रूप में होती है। पहले से मैं मिटा दूं बच्चे, ठीक है। चलिए जरा हम समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अब मान लीजिए बच्चे ग्रामीण क्षेत्र का कोई किसान है, तो ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी किसान को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फसल संबंधी कार्य के लिए। किसके लिए बच्चे? अपने फसल संबंधी कार्य के लिए। तो याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में साख की मांग, ग्रामीण क्षेत्र में साख की मांग फसल संबंधी है। क्या है बच्चे? साख संबंधी मांग किससे है? फसल संबंधित है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमें ऋण चाहिए या साख चाहिए उसकी मांग किसके लिए है?
फसल से संबंधित है, यानी कि फसल को क्या है, उगाने के लिए है। लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि अगर फसल को उगाना है तो क्या आपको बीज नहीं चाहिए? बीज चाहिए। क्या उर्वरक नहीं चाहिए? उर्वरक भी चाहिए आपको, ठीक है। क्या उपकरण नहीं चाहिए? उपकरण भी चाहिए। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, उर्वरक को बच्चे हम खाद भी बोलते हैं, खाद चाहिए, उपकरण चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? कीटनाशक भी चाहिए। तो आखिर इन सबों के लिए क्या खर्च नहीं होगा? अच्छा, फिर याद रखेंगे, फिर बिजली भी चाहिए। तो अगर हमें इतनी चीजें चाहिए तो कहीं ना कहीं इन चीजों में क्या होता है, खर्च भी तो होता है। तो अगर बच्चे इन चीजों में खर्च होता है तो खर्च के लिए फिर हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मुद्रा चाहिए, या हम ऐसे कहें हमें ऋण की आवश्यकता हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिना ये पैसे के ये चीजें काम नहीं करती। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चे? ऋण की आवश्यकता होती है। अब याद रखेंगे कि फसल को लगाने और बिक्री के बीच 3-4 महीने का अंतर होता है। इसका मतलब हमने ये देखा कि फसल को लगाने एवं फसल की बिक्री के बीच, बच्चे यहां केयर करेंगे, बिक्री के बीच 3 से 4 महीने का अंतर है। कितना है बच्चे? 3 से 4 महीने का अंतर है। इसका मतलब है कि आपको पूरे 3 से 4 महीने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तभी तो आप जब कमाई होगी तो वापस करेंगे। तो याद रखेंगे कि जब किसान काम शुरू करता है तो काम शुरू में क्या करते हैं, वो उधार ले लेते हैं, यानी ऋण की आवश्यकता होती है। तो काम की शुरुआत पर हमने क्या ले लिया बच्चे? उधार ले लिया। देख सकते हैं, तो काम की शुरुआत पर क्या लिया हमने? उधार लिया। और जब उधार लेना है तो फिर लौटा भी देते हैं। याद रखिए, उधार लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? उधार को लौटा भी देंगे। लेकिन बच्चे याद रखिए, उधार की अदायगी हम कब करते हैं? फसल की कटाई के बाद। इसका मतलब है कि हमें यह समझना है कि अदायगी किस पर निर्भर करती है? फसल की कटाई पर। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अदायगी फसल की कटाई क्या करती है? निर्भर करती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि अदायगी किस पर निर्भर करती है? तो फसल की कटाई पर। यानी जब फसल की कटाई होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि उनके पैसे लौटा देते हैं और कर्ज से हम बच जाते हैं। लेकिन बच्चे जरा आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी क्या कहा आपसे कि अदायगी फसल की कटाई पर निर्भर करती है। लेकिन बच्चे अगर सोचिए कि फसल अगर बिगड़ गई तो फिर क्या होगा? याद रखिए, अगर फसल बिगड़ गई तो फिर किसान क्या कर्ज दे पाएगा? नहीं लौटा पाएगा। इसका मतलब है कि किसान की फसल खराब हो गई तो एक तो उसे ऐसे भी आय नहीं हुआ और वो वैसे भी कर्ज वापस नहीं करेगा। और अगर उसने कर्ज लिया है तो कर्ज पर ब्याज भी तो देना होगा। तो ना तो वो ब्याज लौटा पाएगा और ना ही क्या करेगा, वो कर्ज लौटा पाएगा। तो इस सूरत में उसे अपने जमीन का एक हिस्सा क्या करना होगा बच्चे? बेचना होगा। तो जब वो अपने जमीन का एक हिस्सा बेचेगा तभी जाकर के कर्ज दे पाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर इस स्थिति में वो पैसा नहीं भी दे पा रहा है तो जमीन बेचकर पैसे दे, भाई पैसे तो देना ही। और इसी को क्या कहते हैं? कर्ज का जाल कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर फसल खराब हुई तो फिर किसान किस में फंस जाएगा? कर्ज के जाल में। याद रखिएगा बच्चे, कर्ज न देने की सूरत में, याद रखिएगा, कर्ज अदायगी नहीं हुई तो कर्ज के, याद रखना बच्चे, कर्ज के क्या होगा? जाल में फंस जाएंगे अगर वक्त पे कर्ज की अदायगी नहीं हुई थी। और इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ज का जाल। याद रखिएगा, इस स्थिति में अब क्या है कि हमने एक क्या देखा कि पहली स्थिति में हमने क्या देखा कि जब उत्पादन अच्छा हुआ तो उसने कर्ज दे दिया। तो एक स्थिति में कर्ज ने क्या किया?
आपको बढ़ने में सहयोग किया, आपके आय को बढ़ाने में सहयोग किया, पर दूसरी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि इसी कर्ज ने आपको क्या किया, कर्ज के जाल में फंसा दिया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि किस तरीके से कर्ज आपको दो तरह से काम करता है। या तो कर्ज आपको आय को बेहतर बना देगा, या फिर कर्ज आपको क्या करेगा, ऋण के जाल में फंसा देगा। अब जरा देखते हैं बच्चे ऋण की शर्तें क्या हैं। सही बच्चे, क्लियर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है ऋण की शर्तें। याद रखेंगे कोई भी ऋण मिलेगा तो बच्चे बिना शर्त के तो नहीं मिलता। तो हमारा अगला पॉइंट है ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें, तो चलिए इसको समझते हैं। ऋण की शर्तें क्या है? याद रखिए बच्चे, ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित होता है। तो हमने देखा कि अगर कोई ऋण समझौता होता है तो उस ऋण समझौते में ब्याज दर क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों? अगर आप कर्ज लेंगे तो जाहिर है कि ब्याज दर भी ही तो लेंगे। तो याद रखिएगा ब्याज दर क्या होगा बच्चे, उसमें निश्चित होगा। क्लियर है? अच्छा, और याद रखिए ब्याज दर कौन अदा करेगा? तो जो कर्जदार है, जिसने कर्ज लिया है, कर्जदार अदा करता है। तो हमने देखा कि ऋण की शर्तों में ब्याज दर निश्चित है और जिसने कर्ज लिया है कर्जदार क्या करेगा, वो उसे अदा करेगा। अच्छा, एक चीज आपको केयर करना है कि जो उधार दाता है, इसका मतलब है कि जो आपको उधार देता है, तो उधारदाता आपसे कोई समर्थक ऋणाधार भी तो मांगेगा। याद रखिए, हो सकता है कि आपसे उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार मांग ले, ऋणाधार मांगे। बच्चे ऋण आधार मांगे, ऋणाधार का मतलब होता है कोई गारंटी मांगे, कोई तो पेपर मांगे। तो याद रखिएगा कि ऋणाधार वो मांगेगा और ऋणाधार के आधार पर ही वो क्या देगा, आपको कर्ज देगा। अब हमें समझना है कि फिर ऋणाधार की स्थिति क्या है। याद रखिएगा बच्चे कि ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है, ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार नहीं उधारदाता होता है। याद रखिएगा कि जिसका मालिक कर्जदार नहीं कौन होता है, उधारदाता होता है। क्यों? क्योंकि आपने ऋणाधार देकर, गारंटी देकर पैसे लिए हैं। तो जैसे आपने ऋणाधार दिया तो अब ऋणाधार का मालिक कौन हो जाएगा, कर्जदाता नहीं उधारदाता। और उधारदाता क्या करेगा, इसका इस्तेमाल किसके लिए करता है? मैंने बच्चे अभी क्या बताया था आपको, गारंटी के लिए करता है। और अगर आपने ऋण वापस नहीं किया, याद रखिएगा अगर ऋण वापस नहीं आया तो उधारदाता ऋणाधार को बेच सकता है। याद रखिएगा आपके गारंटी पत्र को ऋणाधार को क्या करता है, वो बेच सकता है और बेच करके अपने पैसे की क्या कर लेगा, वो उगाही कर लेगा, फिर से अपने पैसे को वो पाल लेगा। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। और बच्चे याद रखिएगा कि ब्याज दर, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, इन सब को एक साथ मिलाकर आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऋण की शर्तें। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, यहां पर समझिए क्या किसे ऋण की शर्तें कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको समझाया उन्हीं सारी चीजों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें। तो जरा सोचिए बच्चे ऋण की शर्तों में क्या क्या आया। तो याद रखिए ऋण की शर्तों में पहला क्या आया, ब्याज दर, यानी निश्चित ब्याज दर। क्लियर है? ये क्या हो गया, ऋण की शर्त में आया। ठीक, उसके बाद क्या आया बच्चे, उसके बाद आया ऋणाधार, गारंटी पेपर, ये भी आ गया ऋण की शर्तों में। उसके बाद और क्या आया बच्चे, आवश्यक कागजात, आप जमीन जायदाद किसी का भी कागजात दे रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं, आवश्यक कागजात। तो याद रखेंगे ब्याज दर, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान का तरीका। आपने जो भी उसको कहा है भुगतान का तरीका, इन चारों को मिलाकर के ही
आप बच्चे क्या कहते हैं? ऋण की शर्तें कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऋण की जो शर्तें हैं इन चारों में आप देख सकते हैं बच्चे, ब्याज दर, ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान का तरीका, इन सब को मिलाकर के ही हम क्या कहते हैं बच्चे? तो हम कहेंगे इन्हें ऋण की शर्तें। तो देख सकते हैं कि ऋण की शर्तें भी किस तरीके से काम कर रही हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारत में जो है ऋण दिया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे कि ऋणों को भारत में दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में ऋण क्या किया गया है बच्चे? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हमें समझना है कि ये दो वर्ग कौन कौन से हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो पहले मैं इसे मिटा दूं, आप इसे समझ चुके हैं, ठीक। सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत में ऋण को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में ऋण को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में ऋण को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कहा गया है बच्चे औपचारिक क्षेत्र। पहला क्या कहा गया है? औपचारिक क्षेत्रक। तो जरा समझते हैं कि हमने देखा कि भारत में जो ऋण है उसको क्या किया गया है कि दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है बच्चे? पहले को क्या कहा गया है? औपचारिक क्षेत्रक ऋण, और दूसरे को कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो चलिए सबसे पहले हम औपचारिक क्षेत्रक ऋण को अच्छे से समझते हैं, फिर हम अनौपचारिक ऋण को भी समझेंगे। बच्चे याद रखिएगा कि औपचारिक क्षेत्र ऋण में कौन कौन आते हैं? तो बैंक आते हैं एवं सहकारी संस्थाएं आती हैं। याद रखिएगा कि औपचारिक क्षेत्र में बैंक आते हैं और दूसरा कौन आता है बच्चे? सहकारी संस्थाएं आती हैं। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब ये तो हमने सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में कौन आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में तो बच्चे याद रखिएगा कि अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में साहूकार, महाजन, देख सकते हैं बच्चे, साहूकार भी आया, महाजन भी आया, मालिक आया, कोई दोस्त रिश्तेदार आदि, ये लोग आए। तो याद रखिएगा कि औपचारिक क्षेत्रक ऋण में बैंक और सहकारी संस्थाएं आ रही हैं, पर अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण में हम क्या देख रहे हैं? साहूकार भी आ रहा है, महाजन भी आ रहा है, मालिक भी आ रहा है, दोस्त भी आ रहा है, और क्या आ रहा है बच्चे? रिश्तेदार भी आ रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि औपचारिक क्षेत्रक का जो ऋण है आरबीआई ऋण के स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है बच्चे? औपचारिक संस्था पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये देखता है कि क्या औपचारिक संस्थाएं सिर्फ बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को ही ऋण देती है, या छोटे मोटे लोगों को भी, गरीब किसानों को, महिलाओं को भी ऋण देती है। तो हमें याद रखना है कि औपचारिक क्षेत्र पर पूरी कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? अपनी नजर रखता है। लेकिन अगर मैं अनौपचारिक क्षेत्र की बात करूं तो इसमें कोई भारतीय रिजर्व बैंक का नजर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक बात क्लियर कीजिएगा कि आरबीआई जो है नकद शेष पर भी नजर रखता है, जो बैंक क्या करते हैं कि सबों को ऋण देते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, तो हमने इस तरह से क्या देखा कि सिंपल सी बात है कि औपचारिक क्षेत्र की जितनी भी ऋण की गतिविधियां हैं उस पर कौन नजर रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारत रिजर्व बैंक जो है नकद शेष पर नजर रखता है। किस पर नजर रखता है बच्चे? नकद शेष पर नजर रखता है और देखता है कि बैंक सबों को ऋण दे रहा है या नहीं। मैंने अभी कहा था ना कि बैंक इनके नकद शेष पर नजर भी रखेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और देखेगा कि क्या वो सभी लोगों को लोन देता है या ऋण देता है या नहीं, या सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही दे रहा है।
पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, और याद रखिएगा कि ये सारे जो औपचारिक क्षेत्र के बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करते हैं, जवाब भी देते हैं, पूरी जानकारी भी देते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।